हेलो दोस्तों, आज हम यही सच है कहानी के अंतिम भाग का पठन करेंगे। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। किसने ना निशित। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाती। रोज ही तो शाम को संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं ही नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निर्भ्रम ही था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ, यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्र को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने की फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसक कर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की और देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमट जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसके
उसका हाथ बस काँप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरे दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आँख खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। कानपुर। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आँखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त से दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरे स्वर टूट जाते हैं। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाता है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन के बंधन में रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। आज के लिए इतना ही। आज इस कहानी का समापन हुआ। यही सच्ची कहानी मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक आधुनिक कहानी के रूप में जानी जाती है। इस कहानी की रचयिता मनु भंडारी हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।